हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड विद्याकुल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जानदार शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। एक फिर से चैप्टर नंबर कौन सा लेकर? चैप्टर नंबर है आपका वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थाएं यानी कि प्यारे बच्चों, आज वित्तीय संस्थाएं का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग जानेंगे वित्तीय संस्थाओं के बारे में। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि राज्य स्तरीय जो वित्तीय संस्थाएं होती है ना, वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक होता है आपके सामने गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। कौन सा? एक होता है आपके सामने गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान, है ना, नॉन इंस्टीट्यूशनल। और एक होता है क्या? संस्थागत वित्तीय संस्थान। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न ये उठ रहा होगा कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या होते हैं और संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान होते हैं ना, इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि महाजन है, सेठ साहूकार हैं, व्यापारी हैं, रिश्तेदार एवं अन्य। अच्छा, एक चीज और है प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं? इन सभी का एक ही कार्य होता है, आपको पैसे उधार देना। ऐसी संस्थाएं जो आपको पैसे उधार देती हैं उन्हें हम लोग वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। अब चाहे वो गैर संस्थागत होगी तब भी वो आपको पैसे उधार देगा, और चाहे संस्थागत होगा तब भी वो पैसे उधार देगा। लेकिन अंतर यहाँ थोड़ा सा ये पड़ जाता है कि जो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान होते हैं, ये जो होता है ना, ये अपनी मनमानी करते हैं, जबकि इन पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है। ये नियंत्रित किए जा सकते हैं, बल्कि ये क्या रहते हैं प्यारे बच्चों? अनियंत्रित रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि महाजनों को, सेठ साहूकारों को, व्यापारियों को, ये आपके पास स्वयं चलकर आपको उकसाते हैं कि अगर जब भी आपको पैसे की आवश्यकता होगी, आप हमसे पैसे ले लीजिएगा उधार, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं आपसे। क्या कभी बैंक आपके पास चल कर आते हैं कि आप हमसे लोन ले लीजिए, उधार ले लीजिए? नहीं, ठीक है। ये सेठ साहूकार जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपसे मोटी रकम वसूल करते हैं ब्याज स्वरूप में, क्योंकि इनको पता होता है कि मैं जितना धन दे रहा हूं इससे 2 गुना धन पिछले अगले 1-2 वर्षों में मेरे पास हो जाएगा, यही पैसा उधार देकर ही। ये क्योंकि इन पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है, ये आपसे कितना भी, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपसे कितना भी ब्याज ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को अर्जेंट में आवश्यकता पड़ जाए, 30,000 रुपए की, तो सेठ साहूकार कहेगा कि ऐसा है ना, आप वो अगर इस व्यक्ति ने कह दिया कि 1 हफ्ते के बाद मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, तो इस व्यक्ति से हो सकता है 35,000 या 40,000 रुपए भी ले सकते हैं वो, 10 दिन या 15 दिन के लिए भी। क्या इन पर कोई नियंत्रण है? नहीं। तो गैर संस्थागत जो वित्तीय संस्थान होते हैं प्यारे बच्चों, इन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता सरकार का, जबकि ये जो संस्थागत संस्थान होते हैं, इन पर सरकार का नियंत्रण भी होता है। अगर हम लोग बात करेंगे गैर संस्थागत वित्तीय संस्थानों की, तो ये क्या होते हैं? ये आपसे मासिक ब्याज भी वसूलते हैं और मोटी रकम भी वसूलते हैं, और इनकी ब्याज की दर इतनी ज़्यादा होती है कि दिन ब दिन जो ब्याज लेने वाला व्यक्ति होता है कर्ज के तले दबे चला जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या क्या होते हैं, आप इतना ही लिख दीजिएगा, बहुत हो गया, है ना। अब हम लोग जो यहाँ पर मेन चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के बारे में करेंगे। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न भी पूछता है। जैसे यहाँ पर रहा सबसे पहले सहकारी बैंक, है ना, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं प्यारे बच्चों इसे हम लोग, क्या बोलते हैं? सहकारी बैंक को बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? देखिए, पहले से लिखा है कोऑपरेटिव बैंक, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो बैंक होती है प्यारे बच्चों ना, ये हमारे राज्य से सरकारें होती है प्यारे बच्चों, उनके द्वारा ही राज्य सरकारें जो होती है, गवर्नमेंट, जैसे भी बिहार गवर्नमेंट है, तो बिहार गवर्नमेंट प्यारे बच्चों इसकी स्थापना करेगी सहकारी बैंक की। और ये बैंकें क्या करती हैं? इनका जो कार्य होता है ना, ये तीन, मतलब इनका कार्य तो एक ही है, लोन बांटना। और ये जो लोन होता है प्यारे बच्चों ना, ये 3 स्तर में लोन को बांटते हैं। जैसे यहाँ पर पहला स्तर होता है गांव में प्राथमिक सहकारी साख समितियां बनाना। क्या करते हैं ये लोग? ये साख समिति बनाते हैं कि अगर मान लीजिए गांव के किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है, तो हमारे पास ना आकर अपने गांव में ही इसका क्या कर सके? निपटारा कर सके।
दूसरा है जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, यानी कि जिले के स्तर पर प्यारे बच्चों आपने जहां पर जिला होता है या जिला का मुख्यालय होता है वहां पर एक सहकारी बैंक की स्थापना कौन करता है, ये सहकारी बैंक ही करते हैं। उसके बाद राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, यानी कि अगर प्यारे बच्चों बिहार के पटना जिले में एक राज्य सहकारी बैंक होगा, यानी कि इन दो बैंकों के द्वारा जो भी लोन ग्रामीणों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी लोन ग्रामीणों को दिया जाएगा, उनसे जो कुछ भी ब्याज की वसूली होगी वो सबका देख रेख, उन सब की निगरानी कहाँ से होगी, राज्य स्तर पर होगी। ठीक है, इनके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ना अल्पकालीन की, तो अल्पकालीन में आपका 12 माह के अंदर, 12 माह के अंदर जो भी लोन होता है वो अल्पकालीन में चला जाता है, और 1 से 5 वर्ष का लोन चला जाता है किसमें, मध्यमकालीन में, और 5 से लेकर आगे तक का, 5 से आगे तक का लोन जो होता है प्यारे बच्चों वो दीर्घकालीन लोन में चला जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी कि संस्थागत वित्तीय संस्थानों में जो पहली संस्था थी सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, ये क्या करते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे प्राथमिक सहकारी समितियों के बारे में। किसके बारे में, प्राथमिक सहकारी समितियां क्या होती हैं। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चों इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्धारण कर सकते हैं, यानी कि निर्माण कर सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों जैसे आपने देखा होगा समूह की योजना, आपने देखा होगा कि आपके गांव की महिलाएं क्या करती हैं, 10-20 लोग मिलकर समूह का निर्माण कर लेती हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों जैसे एक समूह होता है उसमें 3-3, 400-400, 500-500 रुपए, 100-100 रुपए महीने जमा होता है, ऐसे ही ये समितियां जो होती है ना कुछ इसी प्रकार होती हैं। इसमें गांव के 10 से 15 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक साख समिति का निर्धारण कर सकते हैं। वो साख समितियां क्या करेंगी, गांव के ही किसी व्यक्ति को अगर ऋण की आवश्यकता है तो ये व्यक्ति क्या करेंगे, बैंक से परमिशन लेकर उनको ब्याज दिलाने का उनको ऋण दिलाने का कार्य करेंगे। आई होप आप सभी को प्राथमिक साख समितियां भी समझ में आ गया होगा। तो ये समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां भी कहलाती हैं तथा सामान्यतः या उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन यानी कि 1 वर्ष के लिए ऋण देती हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में अब ये 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती हैं। यानी कि ये प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये कृषि क्षेत्र के लिए जो इनका मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए, ये इनका मुख्य कार्य होता है। ये क्या होता है, ज़्यादातर किसानों को अल्पकालीन ऋण ही उपलब्ध कराते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ये लोग आपको 3 वर्ष का भी लोन बढ़ा, मतलब अवधि आपकी 2 वर्ष और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में, भूमि विकास बैंक के बारे में, लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब ये क्या होता है, अब आपको ये समझने, आपने बहुत सारी बैंकों के बारे में सुना होगा, शायद भूमि विकास बैंक आज पहली बार सुन रहे हैं। तो इसका कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, तो राज्य में ना किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए, ठीक है, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करने के लिए प्यारे बच्चों क्या खोला गया है, भूमि विकास बैंक खोला गया है। इसे क्या कहते हैं, भूमि विकास बैंक। इसमें क्या होता है, इसका नाम भूमि विकास बैंक क्यों रखा गया, भूमि विकास बैंक प्यारे बच्चों इसलिए रखा गया, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 बीघे जमीन है और आपको लोन चाहिए कि हमारी खेती बहुत अच्छी तरीके से हो, आपको लोन भी चाहिए और आप चाहते हो कि हमारी खेती भी अच्छी हो और आपको कुछ देना ना पड़े, तो ऐसी जगह प्यारे बच्चों आपकी ये भूमि ही बैंक के पास गिरवी रहती है। आपकी भूमि किसके पास गिरवी रहती है, बैंकों के पास गिरवी रहती है। जब भूमि आपकी बैंकों के पास गिरवी रहेगी तो इसे क्या बोलेंगे, भूमि विकास बैंक। मतलब ऐसा बैंक जो आपकी भूमि को कब्जे में रखकर आपको लोन दे, उसे बोलेंगे भूमि विकास बैंक। देखिए, राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। यह किसानों के भूमि को बंधक रख के कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ट्रैक्टर, पावर टिलर,
पंपिंग सेट, मकान बनाने या पुराने ऋणों का भुगतान कृषि में अस्थायी सुधार के लिए प्राप्त होता है। प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कहते हैं। तो भूमि विकास बैंक क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं, आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं। व्यावसायिक बैंक, तो प्यारे बच्चों जितने भी बैंक आप आसपास में देखते हो ना, रियल में जाते ना पैसे जमा करने के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा चले गए, आईसीआई बैंक चले गए, एचडीएफसी बैंक चले गए, ये सारे के सारे बैंक प्यारे बच्चों ना कहलाते हैं व्यावसायिक बैंक। ठीक है, देखो देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 तथा बाद में उनका राष्ट्रीयकरण 1969 के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे। बिहार राज्य में बैंकों की संख्या और उनकी शाखाओं का विस्तार बहुत अधिक हुआ है। यानी कि लगातार जो बैंकें हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके यहाँ पहले सिर्फ एक ही बैंक रही होगी, या तो आपको बैंक के जाने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास में ही एक आध बैंक शाखा खुली हुई है। तो ये जो बैंकें हैं प्यारे बच्चों, व्यावसायिक बैंक है ना, अगर हम लोग इसमें व्यावसायिक बैंकों में, आपको पता है बैंकें तो सारी हैं, लेकिन ये बैंक किसके अंडर में कार्य करती है, तो बैंक कार्य करती है प्यारे बच्चों आरबीआई के अंडर में। किसके अंडर में, आरबीआई, जिसकी प्यारे बच्चों अगर आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे ना, स्थापना की, तो 1935 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुआ था 1935 में, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। 1969 में क्या हो गया, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे आपसे पूछेगा ना बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहते हैं हम लोग आरबीआई को। रीजन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसका रीजन ये है प्यारे बच्चों, जितने भी बैंकें आपके आसपास में चलती हैं सभी के लिए दिशा निर्देश कौन जारी करता है, तो ये आरबीआई करता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक चीज बताना चाहता हूं सभी को, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। तो व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक जो कि आपको लेन देन ब्याज, आपको आपसे लेन देन भी करते हैं, आपको लोन भी उपलब्ध कराते हैं, समस्त क्रियाकलाप करते हैं, उसे कहते हैं व्यावसायिक बैंक, यानी कि कॉमर्शियल बैंक। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक होंगे, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक होंगे, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक। आप बैंक ऑफ बड़ौदा कॉमर्शियल बैंक, हाँ, स्टेट बैंक कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं, तो सीमांत एवं कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्र में 1975 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया। यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना प्यारे बच्चों कब किया गया, 1975 में। 1975 में प्यारे बच्चों सरकार के द्वारा सोचा गया कि अगर हमें जो है ना किसे सीमांत एवं कारीगरों को, अभी तक किसानों के लिए व्यवस्था कर दी गई, अब जो छोटे किसान, जो छोटे लोग हैं, मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, कोई व्यवसायिक है, छोटा व्यवसायी है, तो अगर उसे कोई कार्य करना है तो वो किस प्रकार से प्यारे बच्चों उसको लोन कैसे मिलेगा, तो उसको ग्रामीण बैंकें लोन देती हैं। बिहार राज्य में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया और देश में अभी 196 ग्रामीण बैंक हैं। कितने ग्रामीण बैंकों की संख्या अभी वर्तमान में, तो 196 ग्रामीण बैंकों की संख्या हमारे यहाँ है। अगर बात करें प्यारे बच्चों नाबार्ड की, तो नाबार्ड में तो बहुत सारे प्रश्न तो पूछता ही है। सबसे पहला तो प्यारे बच्चों आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, 1982 में। चलो तो देखो ये नाबार्ड जो होता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाबार्ड। इसे अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर एंड नेशनल एग्रीकल्चर एंड बैंक, और बैंक इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर, पेन नहीं चल रही थोड़ा सा बेटा, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक ऑफ इंडिया, इसे बोलेंगे
नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, ठीक है। और ये किसे हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त यानी कि रिफाइनेंसिंग प्रदान करने वाली शिखर की संस्था है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है। एक सीधे शब्दों में प्यारे बच्चों, कृषि कार्य हेतु बैंकों को लोन कौन देता है? जैसे अभी आपने देखा होगा कि किसानों का लोन माफ हो जाता है, किसानों का लोन माफ करता कौन है रियल में? यही नाबार्ड करता है। उसके बाद जो बैंकें आपको देती हैं वो माफ कर देती है। जैसे अभी आपके लिए कोई योजना आई बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई योजना आई, तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले जो है ना, किसानों को लोन तभी देंगे जब इसने बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन दिया होगा कि आप किसानों को लोन दो। तो प्यारे बच्चों, कृषि कार्य के लिए ही, कृषि कार्य में लोन देने हेतु ही नाबार्ड की स्थापना की गई है, ठीक है। और यह किसानों को यह सुविधा प्रदान करता है, किसकी? वित्त की सुविधा प्रदान करता है। अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों व्यावसायिक बैंकों के कार्य के बारे में, व्यावसायिक बैंकों के कार्य क्या क्या होते हैं? तो व्यावसायिक बैंकों के कार्य होते हैं प्यारे बच्चों 4। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा है ऋण प्रदान करना, तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना, और चौथा है एजेंसी संबंधी कार्य करना। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? ये सभी हैं हमारे व्यावसायिक बैंकों के कार्य। उसके बाद आपसे प्रश्न क्या पूछेगा प्यारे बच्चों? इसमें जमा राशि, जो व्यावसायिक बैंकों में जमा राशियां होती है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि व्यावसायिक बैंकों में क्या होता है? जमा राशि को स्वीकार करना, जमा राशि को स्वीकार करना। ये जो जमा राशि को स्वीकार किया जाता है, यहाँ 4 प्रकार की जमा राशियां होती है प्यारे बच्चों, 4 प्रकार की राशियां। जैसे क्या होता है? एक तो होता है प्यारे बच्चों क्या? फिक्स डिपॉजिट होता है। क्या होता है? अस्थाई जमा। मतलब आप बैंक में गए और आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया और कहा कि मुझे 5 साल, मुझे 3 साल के लिए इसे आपके बैंक में रख देना है, उसे बोलते हैं एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके बाद प्यारे बच्चों चालू जमा है। चालू जमा का मतलब क्या होता है? करेंट डिपॉजिट। इसमें प्यारे बच्चों जितने भी ग्राहक होते हैं उनको यह सुविधा दी जाती है कि आप पैसे का कभी भी लेन देन करिए, दिन में 4 बार करिए, चाहे जब निकालिए, आप पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। हालांकि इस पर क्या होता है, जो ब्याज की दर होती है वो बहुत कम होती है। उसके बाद है संचयी जमा, मतलब सेविंग डिपॉजिट। यानी कि प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि आप लोग ना लगातार, आप लोग जैसे भी मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसा है 500,000, आप बैंक में गए जमा कर दिए, आपको मंथली उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उसे बोलते हैं संचयी जमा। और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा। आवर्ती जमा का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपने जमा किया बैंक में, कभी भी पैसा जमा कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें कुछ जो है नियम और शर्तें होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आवर्ती जमा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के प्रकार के बारे में। आखिर कौन कौन से ऋण दिए जाते हैं? जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं प्यारे बच्चों, या फिर मैं कहूँ कि जो आपके आसपास में जो बैंकें हैं वो किन किन प्रकारों को ऋण देती हैं, किन किन प्रकार के लोन देती हैं? पहला है अल्पकालीन ऋण, दूसरा है कैश क्रेडिट। अल्पकालीन का मतलब मैंने आपको बताया 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर के लिए जब भी बैंकें ब्याज लोन देती हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं अल्पकालीन लोन। फिर बोलते हैं नगद साख यानी कि कैश क्रेडिट। जैसे आपकी प्यारे बच्चों, जैसे बैंक ने गुडविल आपकी देखा, आज के समय में गुडविल देखने का प्यारे बच्चों क्या है, आज आपका क्या देखा जाता है? क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब ये होता है कि आपके लोन, आपको आपका धन वापस करने की क्षमता आप में कितनी है, तो उसे बोलते हैं नगद साख। फिर है अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट है बच्चों। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको बैंक ऐसी भी सुविधा देता है कि आपके खाते में पैसा नहीं है, फिर भी आप 10,000, 20,000, 30,000 निकाल सकते हो। आपके खाते में पैसा नहीं है, लेकिन आपकी गुडविल इतनी अच्छी है कि आप ये पैसा कभी भी वापस कर सकते हो। तो ये प्यारे बच्चों एक बैंक के द्वारा सुविधा दी जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अगला है विनिमय बिलों का भुनाना, यानी कि प्यारे बच्चों बहुत एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय बिल। तो एक विनिमय बिल प्रपत्र आता है, जिसको प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग को बैंक में जाकर भुना सकते हो। ऋण एवं अग्रिम यानी कि क्या? लोन्स एंड एडवांसेज। तो ये भी प्यारे बच्चों व्यावसायिक बैंक के द्वारा दिया जाने वाला एक ऋण का प्रकार है। तो प्यारे बच्चों अगला होगा व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को
प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं। तो पहली सेवा क्या होती है, यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना। यानी कि जो बैंकें होती है प्यारे बच्चों, व्यावसायिक बैंकें जो होती है वो आपको एक चेक देती हैं। आपको बैंक आने की आवश्यकता नहीं है, आपने जिसका नाम पे लिख दिया उस व्यक्ति को बैंक जो है धन का भुगतान कर देगी। दूसरा है लॉकर की सुविधा, तीसरा है एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड, और चौथा है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करना। ये सभी सूचनाएं किसके द्वारा, ये सभी सेवाएं किसके द्वारा दी जाती हैं, व्यावसायिक बैंकों के द्वारा दी जाती हैं। फिर अंतिम में जानेंगे प्यारे बच्चों सहकारिता, कोऑपरेशन का अर्थ क्या होता है। सहकारिता का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि पिछले जब पहले के ज़माने में भी लोग बहुत मिलजुल कर एक परिवार में रहते थे। आपके दादा आजा बाबा लोग जो है एक ही संयुक्त परिवार में रहते थे। जो भी कार्य होते थे, चाहे वो खेती हो गया, चाहे कुछ भी कार्य हो गया, मिलजुल कर करते थे। प्यारे बच्चों आज के समय में भी आप उससे ही ये जोड़ सकते हो। सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। लेकिन अर्थशास्त्र में इसे हम लोग क्या अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, और इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। यानी कि ये जो प्यारे बच्चों कॉपरेशन होता है ना, इनका एक ही मकसद होता है कि कैसे न कैसे करके हम लोग जो है लोगों को सुविधा दें, और सुविधा देने के बदले कुछ हमें इनकम हो जाए, कुछ हमें आय प्राप्त हो जाए। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग आर्थिक उद्देश्य। यानी कि जब मनुष्य का उद्देश्य कुछ कार्य के बदले कुछ पैसे कमाना हो, उसे आर्थिक उद्देश्य बोलते हैं। आपसे पूछा कि सहकारिता क्या होता है, तो सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी को ये जो मैंने आज बताया वित्तीय संस्थाओं के बारे में, वित्तीय संस्थाओं के बारे में एक एक बात मैंने 2 पार्ट में बताया हुआ है। इन दोनों पार्टों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, क्लास में बहुत मजा आया होगा। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।